वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यूएसए के साथ चल रही खूनी जंग को जीतने के लिए जापानी सैनिक इतना ज्यादा गिर गए कि उन्होंने सबसे छुपकर अपने कब्जे में मौजूद एक गांव के लोगों को किडनैप करके एक ऐसे राक्षस में तब्दील करना चालू कर दिया जो कि किसी भी इंसान के सामने आने पर उन्हें पल भर में खत्म करके उनके दिमाग को खाकर जिंदा रहता था। अब असल में ये सब 1945 के उस समय पर शुरू हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म होने वाला था और उस समय पर न्यू सियोल नाम की जगह, जिसको अभी के टाइम पर कोरिया के नाम से जाना जाता है, वहां के एक छोटे से गांव ग्योंगसेओंग पर जापानी सोल्जर्स का राज था। अब उस समय पर वहां पर मौजूद जनरल को अचानक से टोक्यो में हुई एक बहुत ही भारी बमबारी के बारे में पता चलता है जिसमें उनके काफी सारे सैनिक मारे गए थे और धीरे धीरे जापान अमेरिका के सामने कमजोर पड़ता जा रहा था। तब जनरल इस खबर को ग्योंगसेओंग के लोगों से पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर धोखे से भी इस बारे में ग्योंगसेओंग के लोगों को पता चल जाता तो वो भी जापानी सोल्जर के कमजोर पड़ने का फायदा उठाकर उनके खिलाफ क्रांति कर सकते थे। एवं कोरिया के जिन लोगों को इस खबर के बारे में पता भी चल गया था, उनके सामने भी जनरल ने सिर्फ 2 ही चॉइसेस रखी थी कि या तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा या तो फिर वो लोग अपनी खुशी से जापान की आर्मी में शामिल होकर जापान का साथ दे सकते थे। इसीलिए जापानी सोल्जर का साथ ना देने वाले काफी सारे लोगों को जान से भी मार दिया जाता है, मगर कुछ लोग तो जान जाने के डर से जापानी सेना में शामिल होने के लिए मान भी गए थे। अब ग्योंगसेओंग में ही टैंग नाम का एक बहुत ही अमीर बंदा भी रहता था जिसकी खुद की एक पॉन शॉप थी। साथ ही उसके पास काफी सारे पैसे के साथ साथ बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस भी थे। इसीलिए उसके कोरियन होने के बावजूद भी उसे जापानी रूल की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और साथ ही उसके बड़े बड़े कनेक्शन उसे किसी भी जगह से किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाने में बहुत ज्यादा मदद करते थे, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन निकलवाने के बदले में भी वो लोगों से काफी सारा पैसा ले लिया करता था। लेकिन एक रात एक पार्टी के बाद उसे काफी सारे जापानी सोल्जर अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं, जहां पर सोल्जर्स का लेफ्टिनेंट इशिकावा उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लग गया था, क्योंकि इशिकावा के हिसाब से टैंग का इशिकावा की वाइफ यूको के साथ अफेयर चल रहा था। पर क्योंकि यूको के पिता इशिकावा से भी एक बहुत ही बड़ी रैंक पर थे और साथ ही यूको एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करती थी, इसीलिए इशिकावा उससे डायरेक्ट इस बारे में बात नहीं कर सकता था, वरना आगे चलकर उसको ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती। खैर अब इतनी पिटाई झेलने के बाद टैंग को ये बात तो समझ आ गई थी कि ये सारी की सारी चीजें असल में उसके अफेयर की वजह से नहीं बल्कि किसी और ही वजह से हैं। इसीलिए वो इशिकावा से बात करते हुए उसको किडनैप करने की असल वजह पूछने लग गया था। इस पर इशिकावा टैंग को अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड म्योंगजा की फोटो देते हुए उसे ढूंढने के लिए बोलता है, जो कि असल में एक कोरियन वुमेन थी जिसके बारे में चाहते हुए भी इशिकावा सबके सामने बात नहीं कर सकता था। लेकिन वो काफी समय से गायब थी और उसके गायब होने के बाद से अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद भी इशिकावा को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब वैसे टैंग तो इस काम को नहीं करना चाहता था, मगर तब इशिकावा उसको धमकाता है कि अगर उसने उसके काम को नहीं करा तो वो सबसे पहले तो उसकी सारी की सारी दौलत को छीनेगा और बाद में जबरदस्ती उसे आर्मी में भेज देगा। अब क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें सच में इशिकावा के हाथ में होती हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी टैंग को इस काम को करने के लिए मानना पड़ता है। लेकिन अपने घर में आने के बाद वो इस बात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, मगर अभी के लिए कोई और रास्ता न होने की वजह से टैंग तुरंत ही अपने तीनों साथियों से म्योंगजा के बारे में छोटी से छोटी खबर पता करने के लिए भी बोल देता है, जिस दौरान उसकी एक साथी मिसेस नेवल उसे बताती है कि असल में म्योंगजा गांव के कुछ और औरतों के साथ कुछ समय पहले अचानक से गायब हो गई थी। ये बात सुनने के बाद टैंग तुरंत ही मिसेस नेवल से अकेले में बात करता है, जहां पर उसने मिसेस नेवल को अपने पास मौजूद बहुत ही बेशकीमती सामान को सबसे छुपकर बेचने के लिए बोल दिया था, ताकि अगर धोखे से भी उनका ये वाला मिशन फेल हो जाए तो बेचे गए सामान से आए हुए पैसे को लेकर टैंग वहां पर से सेफली निकल सके। खैर अभी के लिए म्योंगजा और उसके साथ में किडनैप करी गई बहुत सारी औरतों को ग्योंगसेओंग को एक हॉस्पिटल में एक बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक जेल में बंद करके रखा गया था, जहां पर आकर कुछ जापानी सोल्जर 2 औरतों को घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले जाते हैं और बाद में उन्हें एक दूसरी जेल में डाल दिया जाता है। उस जेल के अंदर उन लोगों के लिए खाना और साथ ही पानी रखा हुआ था और जैसा कि वो दोनों की दोनों औरतें काफी समय से बहुत ज्यादा भूखी थी, इसीलिए वो पानी और साथ ही खाने को सूंघने के बाद जल्दी जल्दी खाने में लग जाती हैं। तब उन दोनों को ऐसा करते हुए जापानी आर्मी का जनरल कीडो देख रहा था, जो कि असल में यूको का पिता भी होता है और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उसके ही कहने पर करवाए जा रहे थे। असल में उन दोनों औरतों के पास में मौजूद उस पानी के अंदर लार्वी नाम के एक वायरस को छोड़ा गया था, जो कि अभी के लिए उन दोनों ही औरतों के शरीर के अंदर जा चुका होता है, जिसके बारे में उन दोनों ही बेचारियों को तो पता भी नहीं था। खैर अब उसी रात गाँव में म्योंगजा के बारे में पता करने के लिए टैंग अपने एक पुराने दोस्त के पास जाने के लिए निकल जाता है, जिसका पहले के टाइम पर म्योंगजा के साथ अफेयर चल रहा था, मगर उसके घर की तरफ जाते समय टैंग का पीछा इशिकावा के आदमी भी कर रहे थे। इसीलिए तब वो कुछ सोचते हुए एक गाड़ी की मदद से सबसे पहले तो पतली सी गलियों में आ जाता है, जहां पर से बाद में वो पैदल चलते हुए अपने दोस्त के घर के पीछे की तरफ जाने लग गया था, ताकि वो उसके घर के अंदर पीछे वाले रास्ते से जा सके।
इसीलिए टैंक पास की एक जगह पर छुपकर जैसे तैसे उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और बाद में उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होना चालू हो जाती है। अब वो सामने मौजूद इंसान भी असल में एक बहुत ही खतरनाक फाइटर था जो कि टैंक को मुकाबले की टक्कर दे रहा होता है, मगर तब टैंक जैसे तैसे उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है। अब इस मुक्के की वजह से उस इंसान के सर पर मौजूद टोपी हवा में उड़ गई थी, जिसके साथ ही उसके लंबे लंबे बाल लहराने पर टैंक को पता चलता है कि उसको इस तरह से लड़ाई में टक्कर देने वाला इंसान एक बहुत ही सुंदर औरत चायोक थी। तब एक बार को तो टैंक उसको देखता ही रह गया था, पर अभी फिलहाल के लिए वो अपने हथियार को नीचे कर लेता है, पर क्योंकि चायोक ने उसकी गर्दन के ऊपर एक चाकू रख दिया था इसीलिए टैंक भी वापस से उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। अब चायोक असल में टैंक का पीछा इस वजह से कर रही थी क्योंकि असल में वो ग्योंगसेंग गांव में सायामोटो नाम के एक जापानी पेंटर को ढूंढते हुए आई थी और उसके वहां पर आने के बाद से ही उसे टैंक के बारे में काफी सारी चीजें पता चली थी, इसीलिए वो टैंक की मदद चाहती थी। असल में सायामोटो को चायोक की मां के बारे में पता हो सकता था जो कि पिछले 10 साल से गायब थी। तब चायोक की बातें सुनने के बाद टैंक को लगता है कि शायद चायोक की मां 10 साल पहले सायामोटो के साथ भागकर इस जगह पर आ गई होगी, इसीलिए तब वो चायोक से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो चायोक को उन दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहने देना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनकर चायोक ने तो उल्टा उसके चांटा मार दिया था क्योंकि असल में उसकी मां यहाँ पर किसी और काम की वजह से आई थी और सायामोटो वो आखिरी इंसान था जिसने चायोक के हिसाब से उसकी मां को आखिरी बार देखा था। ये बताने के बाद वो वहां पर से जाने लग जाती है, जो देखकर टैंग उसको रोकते हुए सबसे पहले तो उसकी आंखों की तारीफ करता है, लेकिन चायोक को तो इससे उल्टा और ज्यादा गुस्सा आ गया था और चायोक के हिसाब से अगर टैंग उसके सामने ज्यादा चूचापड़ करता तो चायोक टैंग की ही दोनों आंखें निकाल लेती। आगे वो उसे उससे दूर रहने को बोलकर वहां पर से चली जाती है और टैंग भी वहां पर से अपने दोस्त जुन के पास आ जाता है। तब जुन से बात करने के बाद उसे पता चला था कि असल में म्योंगजा पहले के टाइम पर तो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, मगर उसके इशिकावा के साथ रिलेशन में आने के बाद जुन ने उसके साथ सारे के सारे संबंध खत्म कर दिए थे और उसके बाद से ही लगातार जुन सीक्रेटली ऐसे बंदों को सपोर्ट कर रहा था जो कि जापानियों के खिलाफ क्रांति करके कोरिया को फ्री करवाना चाहते थे। अभी के लिए जुन टैंक से भी उसके पास मौजूद पैसे को ऐसे ही लोगों को देने को बोलता है, मगर टैंक के हिसाब से उसे आजादी नहीं बल्कि सर्वाइवल चाहिए था, इसीलिए वो हमेशा की तरह जुन से इस बात पर वापस से इनकार करके वहां पर से चला जाता है। खैर दूसरी तरफ कीडो ने अभी भी उन दोनों औरतों के ऊपर नजर रखी हुई थी, जिसमें से पहली वाली औरत के शरीर के अंदर लार्वी जाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो चिल्ला चिल्ला कर वहां पर मौजूद सैनिकों से मदद मांग रही थी। तब कीडो वहां पर सभी सैनिकों से उसको जान से मारने के लिए बोल देता है, लेकिन उसके दूसरी वाली औरत के पास जाने पर दूसरी वाली औरत ने जैसे तैसे लार्वी के इफेक्ट को झेल लिया था और उसके शरीर में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। फिर आगे टैंक के उसके घर पे पहुंचने पर मिसिस नेवल उसे 2 डिटेक्टिव के बारे में बताती हैं जो कि म्योंगजा को ढूंढने में उसकी मदद कर सकते थे और अभी के लिए वो टैंक से मिलने के लिए आए हुए थे। अब ये बात सुनते ही टैंक तुरंत ही उन दोनों के पास मिलने के लिए पहुंच जाता है, पर असल में वो दोनों डिटेक्टिव कोई और नहीं बल्कि खुद चायोक के फादर वॉन और साथ ही चायोक ही होते हैं। तो टैंक की शक्ल देखने के बाद चायोक तो पहले उसके साथ काम करने से साफ इनकार कर देती है, पर जैसा कि पहले के टाइम पर टैंक ने कहीं ना कहीं वॉन के बारे में सुना हुआ था, इसीलिए तब वो सबसे पहले तो चायोक को वहां पर से जाने से रोकता है और बाद में उससे म्योंगजा को ढूंढने के बदले में सायामोटो को ढूंढने का वादा करता है और वो लोग अगले दिन से अपने अपने काम को शुरू करने वाले थे। अब वैसे सायामोटो असल में जापानी आर्मी के लिए ही ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है, जहाँ पर अभी के लिए उसे कुछ सैनिक अपने साथ उस दूसरी औरत के सेल की तरफ ले गए थे जो कि लार्वी की वजह से एक बहुत ही खतरनाक राक्षस बन गई थी और सायामोटो को उसका स्केच बनाने का काम मिला था। तब सायामोटो उसके सेल की तरफ बढ़ते हुए उस मनुष्य घड़ी को याद करने लगता है जब उसने पैसे की कमी के चलते जापानी आर्मी के साथ काम करने का डिसाइड करा था और उस समय पर उसके दिमाग में ये बात थी कि वो हॉस्पिटल में आकर इंसानी अंगों के चित्रों को बनाएगा ताकि आगे चलकर बाकी सारे लोगों को भी उनके बारे में जानकारी दी जा सके। मगर उसके वहां पर आने के बाद से ही उसे पता चल गया था कि ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में काफी सारे लोगों को किडनैप करके उनके ऊपर तरह तरह के बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और उन घिनौने एक्सपेरिमेंट को देखते हुए सायामोटो को तो कई बार उल्टियां तक हो चुकी थी। पहली बार तो वो इन सारी चीजों को देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि वो एक कमरे में जाकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाता है, मगर तभी हॉस्पिटल में साफ सफाई करने वाली एक औरत उसको जैसे तैसे आकर संभालती है जिसके गले में एक नेकलेस था। खैर प्रेजेंट टाइम में यही सब याद करते हुए सायामोटो धीरे धीरे उस सेल की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर तभी अचानक से वो राक्षस अपने बड़े बड़े हाथ निकालकर बाहर सायामोटो पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे सायामोटो जैसे तैसे बच तो गया था, मगर तभी अचानक से वो उस राक्षस के गले में उसी नेकलेस को नोटिस करता है जो कि उस साफ सफाई करने वाली औरत के गले में था। इसका मतलब कि वो राक्षस असल में वही औरत थी, जो जानने के बाद सायामोटो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है
मगर अभी के लिए उसने जैसे तैसे उस राक्षस बनी औरत का चित्र बना दिया था। अब असल में चायोक के पास भी सायामोटो का बनाया गया अपनी माँ का ही एक स्केच होता है और उसकी माँ भी असल में कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसको कीड़ों ने एक्सपेरिमेंट करके एक बहुत ही खतरनाक राक्षस में तब्दील कर दिया था। अब उसी सायामोटो के बनाए गए स्केच की वजह से चायोक को यही लगता था कि शायद सायामोटो की मदद से उसे अपनी माँ के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है। इसीलिए ही वो सायामोटो को ढूंढते हुए ग्योंगसोंग गांव में आई थी। खैर रात के समय में नींद ना आने की वजह से चायोक म्योंगजा के बारे में पता करने के लिए गांव में निकल जाती है, जिसके लिए वो सीधा यूको के घर के बाहर आ गई थी, क्योंकि जैसा कि इशिकावा का अफेयर म्योंजा के साथ था और इशिकावा यूको का पति था, तो म्योंजा का यूको से बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता था। खैर अभी यूको के ऊपर नजर रखने के दौरान वो यूको को एक आदमी को एक लेटर देते हुए देखती है, जिसको लेने के बाद वो आदमी वहां पर से सीधा ग्योंगसोंग हॉस्पिटल की तरफ जाने लग गया था। तब रास्ते में चायोक और साथी वॉन उस आदमी को पकड़कर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हुए उससे म्योंगजा के बारे में पूछने लग जाते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि असल में यूका ने उसी आदमी की मदद से आखिरी बार म्योंगजा को ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में पहुंचवाया था। अब ये बात जानने के बाद चायोक तुरंत ही इस बारे में टैंग को बता देती है और टैंग अभी के लिए चायोक और साथी वॉन के इतनी जल्दी काम करने की वजह से बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहां पर जाने की परमिशन कोरिया के कुछ गिने चुने परिवारों को थी और या तो वहां पर मिलिट्री के लोग या फिर उनके परिवार वाले जा सकते थे। इसीलिए टैंग को अभी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ग्योंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर जाकर किस तरह से म्योंगजा को ढूंढ पाएंगे। पर तभी अचानक से उसे जुन के बारे में याद आता है, जिसका परिवार भी कोरिया का एक बहुत ही बड़ा परिवार था और उसके परिवार वालों को भी ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में जाने की परमिशन थी। इसीलिए तब वो कुछ सोचते हुए अपने थोड़े से सामान को बेचने के बाद बहुत सारे पैसे इकट्ठे करता है और उन्हीं पैसों को जुन को ले जाकर देते हुए बदले में उसका हेल्थ कार्ड मांगता है, जिसको देने के लिए जुन तुरंत मान गया था। अब जैसे ही इसके बारे में बाकी सबको पता चलता है तो सबसे पहले तो वॉन एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी को रेंट पर लेता है और बाद में टैंग, उसका असिस्टेंट, वॉन और साथ ही चायोक, ये चारों के चारों पूरी तरह से तैयार होकर सीधा ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर टैंग के असिस्टेंट ने बाहर मौजूद गार्ड से झूठ बोला था कि चायोक असल में जुन की होने वाली बीवी है। और ये बात सुनने के बाद वहां पर मौजूद गार्ड उन्हें ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में एंट्री दे देते हैं। तब वहां पर जाने के बाद अपने प्लान के अकॉर्डिंग टैंग का असिस्टेंट पेट में दर्द होने का नाटक करते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया था, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान पूरी तरह से उसकी तरफ चला जाता है और चायोक और साथी वॉन अलग अलग जगह पर जाकर वहां पर मौजूद रिकॉर्ड्स के बारे में चेक करने लग जाते हैं। तब काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी चायोक को म्योंगजा का नाम वहां के पेशेंट लिस्ट में नहीं मिला था और उसके रिकॉर्ड को देखने के दौरान अचानक से वहां पर साफ सफाई करने वाला एक बंदा जिन पहुंच जाता है। तब उसको देखने के बाद वैसे तो चायोक बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर उतने में ही वॉन वहां पर आकर जिन को गन पॉइंट पर लेते हुए उसे शांत रहने को बोलता है। मगर बाद में जिन से सही से बात करने पर चायोक और साथी वॉन को समझ आता है कि असल में जिन खुद भी क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ था, जो कि किसी भी तरह से कोरिया को फ्री करवाना चाहता था और किसी बहुत ही जरूरी काम को पूरा करने के लिए वो हॉस्पिटल में काम करने का दिखावा कर रहा था। खैर अब जैसा कि वॉन और साथी चायोक को जिनसे कोई भी खतरा नहीं होता, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही वहां पर से बाहर आ जाते हैं, जहां अगर उनके आने में सिर्फ 1 मिनट की भी देरी होती तो हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर टैंग के असिस्टेंट के ड्रामे को असलियत समझकर उसके पिछवाड़े में एक बहुत ही बड़ा इंजेक्शन लगा देते। इसीलिए चायोक और साथी वॉन को देखने के बाद असिस्टेंट सबसे पहले तो सही होने का दिखावा करने लग जाता है, जिसके बाद उसने डॉक्टर से जान बचने के बदले में भगवान को 2 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाने का वादा भी कर दिया था। फिर अब इसके थोड़ी देर बाद टैंग और उसके सारे के सारे साथी वहां पर से निकलने लग गए थे, मगर तभी अचानक से उन्हें कहीं पर से गोलियां चलने की आवाज आती है। तब हॉस्पिटल वालों के हिसाब से तो वो गोलियां पास के मिलिट्री बेस में चल रही थी, मगर कहीं ना कहीं चायोक और वॉन तो इस बात को समझ गए थे कि ये गोलियां असल में हॉस्पिटल के बेसमेंट की तरफ से चली हैं। और ये बात असल में सच्चाई भी थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल के नीचे ही वो खतरनाक लैब बनी हुई थी, जिसके अंदर कीड़ों ने चायोक की मोम को उस खतरनाक राक्षस में बदल दिया था। अभी कीड़ों के काफी सारे सैनिक उस राक्षस को कंट्रोल करने के लिए उस पर अंधाधुंध फायर कर रहे थे, मगर धीरे धीरे वो राक्षस और भी काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा था, जो कि अपनी पीठ में मौजूद टेंटिकल्स की मदद से एक एक करके सभी सोल्जर्स को खत्म कर रहा था। अब हालांकि उस मॉन्स्टर ने वहां पर मौजूद बहुत सारे सोल्जर को बेरहमी के साथ मार दिया था, मगर उसके बावजूद भी कीड़ो उस राक्षस के ऊपर गोलियां चलाने से मना करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए एक ऐसे ही राक्षस को बनाना चाहता था और इसीलिए उसके लिए ये राक्षस सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कीड़ों की बातें सुनने के बावजूद भी एक सोल्जर ने धोखे से उस राक्षस के ऊपर शूट कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर वो राक्षस तुरंत ही अपने सारे टेंटिकल को उसके शरीर के अंदर घुसाती है और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ बहुत बार स्टैब करने के बाद उसके मुंह को पूरी तरह से कुचल देती है।
कीडो तो ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ चायोक और साथी वॉन वापस से एक बार रिकॉर्ड रूम में आ गए थे, जहां के रिकॉर्ड को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि असल में इस हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत ही खतरनाक लैब मौजूद है, जहां पर कोरिया के लोगों को पकड़कर उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करे जाते थे और म्योंगजा भी वहीं पर हो सकती थी। और जैसा कि चायोक और वॉन ने म्योंगजा को ढूंढने का वादा करा था, इसीलिए वो एक रात के लिए इस हॉस्पिटल में रुकना चाहते थे, जिस पर पहले तो टैंग उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि टैंग को ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद लग रही थी। मगर तभी वहां पर जिन आकर अपने भाई के बारे में बताता है, जो कि खुद भी 1 साल पहले इस हॉस्पिटल में आकर गायब हो गया था। यही रीजन था कि जिन खुद भी उसको ढूंढते हुए इस जगह पर आया था, मगर अब तक भी उसे अपने भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तब जिन की भी बातें सुनने के बाद चायोक और वॉन तो अपना मन पूरी तरह से बना लेते हैं, इसीलिए तब टैंक वहां पर से गुस्से में अपने असिस्टेंट को लेकर जाने लग गया था, जहां पर अचानक से एक डॉक्टर की नजर उसके ऊपर पड़ने पर वो उन्हें पकड़ने वाला होता है। मगर तभी अचानक से वहां पर एक नर्स फी आकर डॉक्टर से झूठ बोलते हुए उन दोनों की जान बचा लेती है। असल में फी खुद भी क्रांतिकारियों के साथ ही काम कर रही थी, इसीलिए वो टैंग और उसके असिस्टेंट को वहां पर से जल्दी निकलने को बोलती है, क्योंकि किसी वजह से वहां पर आए सभी लोगों को बहुत पहले ही वहां पर से बाहर जाने को बोल दिया गया था। खैर असल में नीचे मौजूद वो राक्षस धीरे धीरे बहुत ज्यादा बेकाबू होता जा रहा था, इसीलिए टैंग और उसके असिस्टेंट के वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही पूरे के पूरे हॉस्पिटल में हर जगह पर नो एंट्री के साइन लगा दिए जाते हैं और साथ ही नीचे मौजूद कीड़ो और उसके सारे साथी उस मॉन्स्टर के ऊपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छिड़क कर उसको शांत करवाने की कोशिश करने लग गए थे। तो किस्मत से नाइट्रोजन की वजह से वो राक्षस बेहोश हो जाता है और जनरल कीड़ो के साथ ही प्रोटेक्टिव सूट से अपनी बॉडी को कवर करने के बाद उस राक्षस को एक पिंजरे में डालते हुए लैब में ही मौजूद एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने लग जाते हैं। मगर राक्षस का शरीर अपना बचाव करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर से एंथ्रेक्स निकाल रहा था, जो कि जैसे ही आसपास मौजूद बाकी सारे जेल के कैदियों के हाथ या फिर शरीर पर लगता है, वैसे ही उन कैदियों की चमड़ी बहुत ही बुरी तरह से जलना चालू हो जाती है और इसी की वजह से मौके पर ही काफी सारे कैदियों की मौत तक हो गई थी। अब चायोक और वॉन को तो ये सारी चीजें देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिलहाल के लिए गयोंगसंग हॉस्पिटल की छत पर जाकर जब वो बाकी सारे सोल्जर को देखते हैं, तो उस समय पर सभी सोल्जर मरे हुए कैदियों की डेड बॉडी को एक ट्रक में भर के ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहे थे। इवन इसके अगले दिन गयोंगसंग हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया था कि गयोंगसंग हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही बड़ी महामारी फैल जाने की वजह से ना तो वहां पर जाना अलाउड था और ना ही अंदर मौजूद लोग बाहर आ सकते थे। और टैंग को ये बात पता चलने पर उसे चायोक और साथी वॉन की बहुत ज्यादा टेंशन होने लग गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो वॉन और चायोक को वहां पर से बाहर कैसे निकालेगा। तभी उससे मिलने के लिए फी पहुंच जाती है, जिसने भी उससे बात करते हुए उसे हॉस्पिटल के सारे हालात बता दिए थे। मगर फिलहाल के लिए फी को भी ये बात नहीं पता थी कि आखिरकार हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी महामारी फैली थी जिसकी वजह से स्टाफ तक को वहां पर आने से मना कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं फी के हिसाब से हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसके बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि वहीं दूसरी तरफ कीड़ो अचानक से एक बहुत ही घायल सोल्जर के पास आता है, जिसकी हालत सच में बहुत ज्यादा बुरी थी और तब जाकर उसकी बातों से कीड़ो को पता चलता है कि असल में पिछले दिन ये सोल्जर उन सारे सोल्जर्स में शामिल था जो कि प्रोटेक्टिव किट पहनकर उस राक्षस को लिफ्ट की मदद से किसी दूसरे फ्लोर पर लेकर जा रहे थे। मगर धोखे से उस पिंजरे के कहीं पर टकराने की वजह से उसका गेट खुल गया था, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल के वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स की जान ले ली थी और सिर्फ यही सोल्जर जिंदा बच पाया था, जिसकी हालात भी बहुत ज्यादा बुरे थे। उसके हिसाब से तो इतने खतरनाक राक्षस को उन्हें बहुत ही पहले जान से मार देना चाहिए था, लेकिन कीड़ो तो उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद उल्टा और ज्यादा खुश होने लग जाता है, क्योंकि असल में जानबूझकर कीड़ो ने पहले से ही उस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कम करवा रखा था ताकि वो राक्षस थोड़ा सा होश में रहे और कीड़ो ये चीज देख सके कि उसके पिंजरे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीक होने पर वो बाकी सारे सोल्जर के साथ कैसा सलूक करेगा। खैर वहीं दूसरी तरफ टैंग को जैसा कि चायोक और साथी वॉन को बचाना था, इसीलिए वो सीधा यूको के पास जाकर उससे बात करते हुए उसे अपने दोस्तों के बारे में बताता है, जिनको बचाने के लिए वो गयोंगसंग हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहता था और कीड़ो की वजह से गयोंगसंग हॉस्पिटल में यूको की बहुत ज्यादा चला करती थी। तब टैंग से बात करके यूको को थोड़ी थोड़ी ये बात तो समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं टैंग के दोस्त गयोंगसंग हॉस्पिटल में म्योंगजा को ढूंढने के लिए गए होंगे, इसीलिए फिलहाल के लिए वो टैंग की कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो लोग वहां पर सच में म्योंगजा को ढूंढने के लिए गए थे तो म्योंगजा उन्हें किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं मिलने वाली थी। पर उसके बावजूद टैंग इस बात पर साफ इनकार करता है, जिसकी वजह से यूको उसको सबसे छुपकर अंदर जाने को बोलती है, मगर साथ साथ उसने उसे एक तरीका भी बता दिया था कि वो अंदर जाने से पहले अपने दोस्तों को कोई सिग्नल दे दे, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को उसके आने के बारे में पता चल जाए। अब ये बात सुनने के बाद टैंग वहां पर से सीधा अपने असिस्टेंट के पास आ गया था, जहां पर वो उससे बात करते हुए गयोंगसंग हॉस्पिटल में जाने के दूसरे तरीकों के बारे में पूछने लगता है।
क्योंकि यूको के बात करने के तरीके से उसे भी कंफर्म हो गया था कि म्योंगजा को भी यूको ने ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में ही कैद करवा रखा है। खैर वहीं दूसरी तरफ चायोक और साथी वॉन जिन के साथ ही एक जगह पर छुपे हुए थे और उसने ही अब तक उन्हें जापानी सोल्जर से बचा कर रखा हुआ था। तब एक स्टोर रूम के पास जाकर वो लोग लैब के अंदर जाने का कोई प्लान बनाने लगते हैं, मगर तभी अचानक से वॉन की नजर पीछे छुपे हुए एक सोल्जर के ऊपर पड़ जाती है, जिसको देखकर वॉन तुरंत ही उस जापानी सोल्जर को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन वो जापानी सोल्जर भी असल में उन लोगों के बारे में पिछली रात ही जान गया था, क्योंकि उसे जबरदस्ती जापानी आर्मी में काम करने के लिए भेजा गया था, जहां पर उसके सीनियर और साथ ही मिलिट्री का स्टाफ उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। इसी की वजह से उसने पिछली रात अपनी जान लेने की भी कोशिश करी थी, मगर उसी समय पर चायोक को छत पर देखकर उसने अपने मरने का इरादा पूरी तरह से बदल दिया और अब वो किसी भी हालत में खुद भी चायोक की मदद करना चाहता था। खैर वैसे इस बंदे का नाम सैम होता है और तब वो सबसे बात करते हुए उन्हें पास के ही एक दूसरे हॉस्पिटल के बारे में बताता है, जहां पर कीडो पहले लोगों को किडनैप करके वहां पर उनके ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करा करता था, मगर बाद में एक एक्सपेरिमेंट की वजह से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बना, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल की लगभग पूरी हालत बर्बाद हो गई। और बाद में कीडो ने उस राक्षस को उस हॉस्पिटल के एक बड़े से गेट के पीछे बंद करके हॉस्पिटल को ही पूरी तरह से ब्लास्ट करवा दिया। और क्योंकि सैम किसी भी हालत में जापानी आर्मी से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो चायोक और वॉन की और ज्यादा मदद करते हुए उन्हें म्योंगजा की आखिरी लोकेशन के बारे में भी बता देता है, जो कि नीचे वाले सेल में थी, और किसी तरह से म्योंगजा ने एंथ्रेक्स के फैलने के टाइम पर अपने आप को बचा लिया था। खैर वहीं दूसरी तरफ जैसा कि टैंग ने यूका से बात करते हुए उससे सायामोटो के बारे में भी पूछा था, इसीलिए बाद में यूका उसके पास आकर उसे रात में एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है, जहां पर खाना खाते समय उन लोगों के साथ सायामोटो भी होने वाला था। लेकिन रात में उस रेस्टोरेंट के पास जाते समय अचानक से टैंग को उसके पुराने दुश्मन घेरकर बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं, जिनसे टैंग भी लगातार लड़ाई करते हुए अपनी जान को जैसे तैसे बचा लेता है। लेकिन उसके रेस्टोरेंट में पहुंचने से पहले ही सायामोटो और यूका वहां पर से खाना खाकर निकल चुके थे। तब इस बात से गुस्से में आकर टैंग वापस से अपने घर में आ गया था, जहां पर मिसेज नेवल उसके घाव के ऊपर मरहम लगाते हुए उसे कुछ दिनों तक आराम करने को बोलती हैं, मगर टैंग तो अब किसी भी हालत में ग्योंगसोंग हॉस्पिटल में जाकर चायोक और साथ ही वॉन को बाहर निकालना चाहता था। असल में कहीं ना कहीं वो चायोक को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया होता है, जो जानने के बाद नेवल खुद भी काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि कहीं ना कहीं टैंग के ऊपर उसके गांव की सारी लड़कियां मरा करती थी, पर उसके बावजूद भी टैंग को एक ऐसी लड़की से प्यार हुआ था जिसको शायद वो कभी भी नहीं पा सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। टैंग के रेस्टोरेंट में न पहुंचने की वजह से यूका ने फिलहाल के लिए सायामोटो को उसके घर में ही भेज दिया था, जहां पर आने के बाद टैंग की मुलाकात सायामोटो से होती है और इसके थोड़ी देर बाद सायामोटो अपने साथ एक बुग्गी लेकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाने लग जाता है। अब जैसा कि सायामोटो के डायरेक्ट कनेक्शन कीडो के साथ थे, इसीलिए वहां के सोल्जर को उसके ऊपर ज्यादा शक नहीं होता और वो बुग्गी की तलाशी लिए बिना ही सायामोटो को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। अब असल में सायामोटो उस बुग्गी के अंदर टैंग और साथ ही उसके दोस्त जुन को लेकर आया था, और जैसा कि कहीं ना कहीं जुन को ये काम भी क्रांतिकारियों वाला काम लग रहा था, इसीलिए वो इस काम को बहुत ज्यादा खुशी से कर रहा होता है। तब हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद वो लोग जल्दी से चायोक और वॉन को ढूंढना चालू कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जिन भी अभी के लिए अपने काम पर चला गया था, इसीलिए चायोक और साथ ही वॉन भी छत पर आने के बाद वहां पर से लैब में जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। तब उन्हें वेंटिलेशन चैम्बर्स के थ्रू नीचे जाने का रास्ता मिल गया था, इसीलिए फिलहाल के लिए चायोक वॉन को ही ऊपर रहकर बाद में उस चैम्बर को खोलने का काम देती है और खुद उन चैम्बर की मदद से धीरे धीरे लैब में पहुंच जाती है। तब वहां के कमरे में जाने पर चायोक की नजर काफी सारे बच्चों पर पड़ती है, जिनको भी पकड़कर पिंजरे में डाला गया था, और आगे चलकर उन बेचारी बच्चों के ऊपर भी बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। तब ये बात समझ आने पर चायोक तुरंत ही सबसे पहले तो उन बच्चों को फ्री कर देती है, पर तभी उसे अचानक से बाहर से डॉक्टर की आवाज आने लग गई थी, इसीलिए वो बच्चों को लेकर पास में छुप जाती है। अब अंदर आने के बाद वैसे तो डॉक्टर को चायोक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, मगर वो बच्चों के सेल को खाली देखकर वहां पर अलार्म बजाने ही वाला था कि उससे पहले ही चायोक उसके सामने आकर अचानक से उसकी गर्दन पर चाकू से वार करते हुए उसे खत्म कर देती है। अब इसके बाद बच्चों को लेकर चायोक सीधा वेंटिलेशन चैम्बर के थ्रू छत पर जाने लग गई थी, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो वॉन को गेट खोलने के लिए थोड़ा सा इशारा करती है, मगर उस समय छत पर काफी सारे जापानी सोल्जर भी मौजूद थे, जिन्होंने खुद भी चायोक के इशारे को सुन लिया था। तब वो उस वेंटिलेशन चैम्बर के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी वॉन चायोक को बचाने के लिए खुद उन सोल्जर के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो सोल्जर भी वॉन को जान से ही मारने वाले थे कि उससे पहले ही टैंग ने वहां पर काफी सारी आतिशबाजी कर दी थी, ताकि वो चायोक और वॉन को अपने वहां पर आने का सिग्नल दे सके। अब कहीं ना कहीं उन जापानी सोल्जर का भी इसकी वजह से ध्यान भटक गया था, जिसका ही फायदा उठाकर वॉन वहां पर तुरंत ही उन सभी सोल्जर से लड़ाई करना चालू कर देता है, और साथ ही अब तक चायोक भी जैसे तैसे बाहर आकर वॉन की मदद करने लग गई थी।
तब वो वहां पर मौजूद लगभग सभी सोल्जर को जैसे तैसे खत्म कर देते हैं, मगर उस समय पर एक सोल्जर चायोक को गन पॉइंट पर लेकर उसे खत्म करने वाला था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही टैंक खुद वहां पर पहुंचकर उस सोल्जर को शूट करते हुए खत्म कर देता है, जिसकी वजह से चायोक की जान जाते जाते बची थी। अब चायोक फिलहाल के लिए उन सभी बच्चों को भी हॉस्पिटल से बाहर निकालना चाहती थी, जिसके बारे में जानकर शुरू में तो टैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो वहां पर बस म्योंगजा, चायोक और वॉन को बचाने के लिए आया था और बच्चों को निकालते समय वो बहुत ही बुरी तरह से फंस सकते थे। इवन जुन भी वहां पर अपने किसी क्रांतिकारी वाले काम की वजह से आया होता है, जिसके लिए उसको जेल में बंद अपने कुछ साथियों से एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी, और ऐसे में वो खुद भी बच्चों को बाहर लेकर नहीं जा सकता था। अब चायोक को वैसे कहीं ना कहीं ये बात सच तो लगती है, मगर तभी अचानक से उसको अपनी माँ के साथ के कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें बचपन में उसकी माँ उसको कैट्स क्रैडल खेलना सिखा रही थी, और कैट्स क्रैडल में सेम फिगर को बनाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते थे। इसीलिए चायोक के हिसाब से उन्हें बस प्रेजेंट टाइम में बच्चों को बचाकर बाहर निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत थी, और यही सोचकर उसने अपना मन पूरी तरह से बना लिया था कि वो किसी भी हालत में सभी बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर तो निकाल कर रहेगी। खैर वहीं अब तक इशिकावा भी हॉस्पिटल के बाहर जाकर उन लोगों के बारे में पता करने की कोशिश करने लग गया था, जिन्होंने आसमान में आतिशबाजी करी थी, और अभी तक इस पोपट को मालूम ही नहीं था कि ये सब टैंक बस उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कर रहा था। वहीं अब तक उस सोल्जर को उस डॉक्टर की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसको चायोक ने जान से मारा था। लेकिन उस रूम में पहले मौजूद बच्चों को गायब हुआ देखकर सभी सोल्जर को ऐसा ही लगता है जैसे कि बच्चों ने मिलकर डॉक्टर को जान से मार दिया होगा और बाद में वो हॉस्पिटल में कहीं पर जाकर छुप गए होंगे। इसीलिए वो तुरंत ही अपने बाकी सारे साथियों को इस बारे में बताकर बच्चों को हॉस्पिटल में ढूंढना चालू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ कीड़ो अभी के लिए लैब के सबसे बड़े डॉक्टर इचिरो के पास आया हुआ था, जिसके साथ मिलकर ही वो ऐसे खतरनाक राक्षस को बना पा रहा था। हालांकि उन्होंने काफी सारे कैदियों के ऊपर पहले भी उस लार्वी को ट्राई करा था, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी बस चायोक की माँ से ही मिली थी। पर जैसा कि फिलहाल के लिए अभी कीड़ो को उसको कंट्रोल करना नहीं आया होता, इसीलिए वो इचिरो से उस राक्षस को कंट्रोल करने के तरीके को ढूंढने के लिए कहता है, ताकि वो बाद में उसी तरह के और भी काफी सारे राक्षस को बनाकर अपनी आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बना सके। वहीं दूसरी तरफ टैंग और उसके सारे के सारे साथी सायामोटो के साथ बच्चों को बचाने के लिए कमरे में लाए होते हैं, जहां पर एक लड़की उन्हें अपने हाथ में काफी सारे निशानों को दिखाते हुए बताती है कि उनके ऊपर रोज बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करे जाते थे। उन एक्सपेरिमेंट की वजह से ही काफी सारे बच्चे और कैदी मर भी चुके होते हैं, और लैब के डॉक्टर उनके मरने के बावजूद भी उनके बॉडी पार्ट्स को जार में डालकर अलग अलग कमरों में रखा करते थे। तब ये बात सुनने के बाद तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और साथ ही अभी के लिए चायोक को वो पल भी याद आ गया था जब वो खुद भी लैब में नीचे जाने का रास्ता ढूंढते हुए ऐसे कमरे में पहुंच गई थी जिसमें काफी सारे जार्स के अंदर इंसानों के सरों और साथ ही काफी सारे ऑर्गन्स को रखा गया था। फिर अभी के लिए टैंक इस बात को समझ जाता है कि कहीं ना कहीं म्योंगजा को भी वहां पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के इरादे से लाया गया होगा, इसीलिए वो और ज्यादा परेशान होते हुए जल्दी से जल्दी उसको ढूंढने के लिए बोलता है। तब सायामोटो भी कुछ सोचते हुए चायोक और साथ ही टैंक को अपने साथ अपने कमरे में ले जाकर अपनी बनाई गई मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखाता है, जिनको दिखाते हुए उसने बता दिया था कि जापानी सोल्जर इंसानों को राक्षस बनाने के लिए काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिल गई थी और आगे चलकर ये चीज पूरी दुनिया को बर्बाद तक कर सकती थी। खैर अभी के लिए चायोक को ये बात भी पता चल जाती है कि असल में उसके सामने मौजूद पेंटर खुद ही सायामोटो है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पास मौजूद अपनी माँ का स्केच निकालकर सायामोटो को दिखाते हुए उससे उसके बारे में पूछती है। और अभी उस स्केच को देखने के बाद तो सायामोटो के दिमाग ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। अब वैसे सायामोटो तो इस बात को जानता था कि चायोक की माँ को राक्षस बना दिया गया है, लेकिन वो चायोक को ये सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो स्केच बस उसने रैंडमली बनाया था और वो उसकी माँ को नहीं जानता। खैर उतने में ही वहां पर बचाए गए बच्चों में से एक बच्ची भी आ गई थी, जो कि वहां पर मौजूद राक्षस की पेंटिंग को देखकर डरते हुए बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से बाहर घूम रहे एक सोल्जर का ध्यान उसकी तरफ चला गया था और वो जल्दी से अपने साथियों के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताते हुए सायामोटो के कमरे की तरफ लेकर आने लगता है। ये देखकर टैंक जल्दी से सबसे पहले तो उस बच्ची को अपने पास छुपा लेता है, और वहां पर से सारे सोल्जर जब चेकिंग करके निकल जाते हैं तो टैंक तुरंत ही उस बच्ची को बाकी सारे बच्चों के पास लेकर जाता है, जहां पर उसने थोड़े से बड़े दिखने वाले बच्चे को अपनी जैकेट और साथ ही टोपी पहना दी थी और साथ ही उसे एक लेटर देते हुए कहा था कि वो सभी बच्चों को नीचे खड़ी बोगी में बिठाकर सीधा नेवेल के पास लेकर चला जाए और उसे वो लेटर दे दे। तब शुरुआत में तो वो बच्चा इस काम को करने से बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन किस्मत से उसके बाहर निकलते टाइम सोल्जर को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता, क्योंकि उनके हिसाब से बोगी हॉस्पिटल के अंदर से आ रही थी और अगर बोगी या फिर बोगी चलाने वाले में कोई गड़बड़ होती तो अंदर मौजूद सोल्जर पहले ही बोगी खींचने वाले को खत्म कर देते। इसीलिए वो चुपचाप उस बच्चे को वहां पर से बोगी को लेकर जाने देते हैं।
लेकिन उनके इस आलसपन के चक्कर में उनके सामने से टैंक ने सभी बच्चों को हॉस्पिटल से सेफली बाहर निकलवा दिया था। खैर अभी के लिए वो बच्चा भी टैंक के दिए गए लेटर को लेकर सीधा मिसेज नेवल के पास पहुंच जाता है, जिसको पढ़ने के बाद मिसेज नेवल भी सारी सिचुएशन को समझ गई थी। इसीलिए वो तुरंत ही सभी बच्चों को घर के अंदर बुलाकर उनका ध्यान रखने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो अभी के लिए एक घंटी को बचाकर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान उसने काफी सारे इंसानों को खाने के रूप में उस राक्षस के सामने भी रख दिया था, ताकि उन्हें खाकर वो राक्षस अपना पेट भर सके। तब वो राक्षस भी बहुत ही बुरी तरह से उन सभी इंसानों को जान से मार देता है, लेकिन इचिरो अभी उसे घंटी बचाकर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया था। खैर अब जैसा कि टैंक के आतिशबाजी करने की वजह से यूका को भी उसके हॉस्पिटल में जाने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए तब वो कुछ सोचते हुए सीधा हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसने इचिरो से बात करते हुए उसे टैंक के इस हॉस्पिटल में आने के बारे में बता दिया था। और अब उसके हिसाब से इचिरो और उसके आदमियों को किसी भी हालत में टैंक को वहां पर से म्योंगजा को ले जाने से रोकना था। इसीलिए यूका भी म्योंगजा को एक दूसरे जेल में डालने के लिए भी बोलती है, और उसके हिसाब से उन्हें किसी भी हालत में म्योंगजा को तब तक एकदम सही सलामत रखना था जब तक कि म्योंगजा की डिलीवरी नहीं हो जाती। इसीलिए तब इचिरो भी तुरंत ही अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए म्योंगजा को दूसरी जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहां जबरदस्ती ले जाते हुए सोल्जर ने म्योंगजा को बता दिया था कि उसके बच्चे के पैदा होने तक वो लोग उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर तब म्योंगजा को इस तरह से घसीटते हुए वो राक्षस भी उन सभी सोल्जर को देख रही होती है, जिस दौरान ही उनके सभी मूवमेंट को ध्यान से देखने पर वो लिफ्ट को ऑपरेट करना सीख गई थी। और अभी के लिए वो जैसे तैसे अपने पिंजरे को खोलने के बाद लिफ्ट की मदद से ऊपर आने लग जाती है। फिर इसके बाद जब वो सोल्जर म्योंगजा को छोड़कर वापस से लिफ्ट के पास आते हैं, वैसे ही वहां पर वो राक्षस आकर उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ खत्म करने लग जाती है, जिस दौरान वो उसके सामने आने वाले हर सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मौत के घाट उतार रही थी। जिसके बाद वो वहां पर से भागने की भी कोशिश करने लग गई थी, जिसके बारे में इचिरो को पता चलते ही वो तुरंत ही हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बोल देता है, और साथ ही उसने सारे के सारे गेट्स को बंद करने के लिए भी बोल दिया था, ताकि राक्षस किसी भी हालत में क्योंगसंग हॉस्पिटल के बाहर ना निकल पाए। और बाकी सबको भी इस बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा परेशान होने लग गए थे। साथ ही अभी के लिए जिन की शिफ्ट भी खत्म होने वाली थी, इसीलिए वो भी वहां पर से जाने लगता है, वरना अगर सोल्जर उसको वहां पर देख लेते तो टैंग और उसके साथी बहुत ही बुरी तरह से फंस सकते थे। इसीलिए फिलहाल वो भी अपने भाई के हुलिये के बारे में सबको बताकर वहां से चला जाता है, ताकि कैदियों वाली जगह पर जाने पर वो लोग उसके भाई को भी वहां पर से बचा कर लेकर आ पाए। तब उसके जाने के बाद टैंक चायोक और साथ ही फोन को भी वहां पर से जाने के लिए बोलने लग गया था, क्योंकि उन लोगों की डील सिर्फ म्योंगजा को ढूंढने तक की हुई थी, और उसको बचाकर इशिकावा के पास तक लेकर जाना टैंक की जिम्मेदारी थी। लेकिन चायोक वहां टैंक को अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि टैंक भी अपने वादे के अकॉर्डिंग सायामोटो को उनके पास लेकर आया था, इसीलिए अभी किसी भी हालत में वो म्योंगजा को वहां से निकालने में उसकी मदद करना चाहती थी। तब ये सारी बातें करने के बाद वो लोग वापस से वेंटिलेशन चैम्बर से छत पर आ जाते हैं, जहां पर से अब वो लोग लैब के अंदर जाने लग गए थे। लेकिन वहां पर जाने से पहले ऊपर मौजूद जिंदा सोल्जर को टैंक ने पास में रखी तलवार से खत्म कर दिया था। साथ ही वो वहां पर एक नोट भी छोड़ देता है, जिससे बाकी सबको ये काम क्रांतिकारियों का लगे, और बाद में ऐसा ही होता है। जब दूसरी तरफ की छत पर मौजूद एक सोल्जर ने इस छत पर तलवार को चलते हुए देखा था, तो वो तुरंत ही अपने बाकी सारे साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। लेकिन वहां पर मौजूद नोट को देखकर उसे ये काम सच में क्रांतिकारियों का ही लगता है। इसीलिए अब सारे के सारे सोल्जर आसपास के एरिया में क्रांतिकारियों को ढूंढना चालू कर देते हैं। फिर वहीं पर टैंक और साथी चायोक भी अभी के लिए लैब में आ गए थे, जहां पर टैंक जार में रखे इंसानों के सर और साथ ही बच्चों के बॉडी पार्ट को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद वो दोनों छुपने के लिए पास की एक जगह पर आ गए थे, जहां अचानक से वेंटिलेशन चैम्बर से एक सोल्जर ने आकर टैंक को गन पॉइंट पर ले लिया था, जो देखकर चायोक तुरंत ही उससे लड़ाई करना चालू कर देती है, जिस दौरान वो सोल्जर भी उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। ये देखकर टैंक भी उस सोल्जर के ऊपर हमला करना चालू कर देता है, जिस दौरान टैंक को खुद भी काफी ज्यादा चोट आई थी, लेकिन आखिरकार उसने सोल्जर को जान से मार ही दिया था। तब उसकी घायल हालत को देखकर चायोक उसकी चोटों को साफ करने में लग जाती है, और उतने में ही वहां पर वॉन डिसाइड करता है कि म्योंगजा को ढूंढने के लिए वो लोग अलग अलग फ्लोर पर जाएंगे, क्योंकि साथ में रहकर म्योंगजा को ढूंढने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग सकता था। अब ये बात सुनने के बाद टैंक भी इस पर तुरंत ही मान गया था। इसके बाद वो अपने कपड़े को पहनकर दूसरे फ्लोर पर चला गया था, और वॉन वहां पर से तीसरे फ्लोर पर। और टैंक के दूसरे फ्लोर पर थोड़ा सा आगे बढ़ते समय अचानक से उसके सामने एक सोल्जर आ जाता है, जिसके चेहरे को पूरी तरह से उस राक्षस ने पकड़कर हवा में लटकाया हुआ था, जो देखने के बाद तो टैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तब वो राक्षस उसके सामने आकर उसके ऊपर भी हमला करने वाली होती है, जिससे जैसे तैसे टैंक बच जाता है। और तभी वहां पर चायोक पहुंचकर पास में पड़ी एक गन को उठाते हुए उस राक्षस के ऊपर लगातार गोलियां चलाने लग जाती है।
अब जैसा कि उस राक्षस के ऊपर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, इसीलिए टैंक जल्दी से चायोक को लेकर पास की एक वेयर हाउस टाइप की जगह पर आ जाता है और अंदर जाकर दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी राक्षस लगातार बाहर से दरवाजे को पीटे जा रही थी और अभी के लिए नीचे चल रही गोलियों की आवाज सुनकर वॉन भी उस राक्षस के पीछे आ गया था। तो वो भी उस राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, पर फिलहाल के लिए वो उसका ध्यान दरवाजे के पास से भटकाने के लिए उसके पीछे काफी सारा बारूद रखकर उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे आसपास के एरिया में आग लग जाने की वजह से राक्षस थोड़ा सा डरने लग गई थी। तब वॉन भी अपनी जान बचाने के लिए पास के वेंटिलेशन चैम्बर में जाकर घुस गया था और वहीं टैंग और साथी चायोक भी अभी के लिए वेयर हाउस टाइप की जगह से बाहर आने के बारे में सोच रहे थे, मगर तभी पीछे से काफी सारे जापानी सैनिक आकर उन दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब उन लोगों को देखने के बाद चायोक वैसे तो उनके ऊपर हमला करने वाली थी, पर उसके ऐसा करने से पहले ही टैंग ने उसके हाथ को रोककर सोल्जर के सामने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि इतने सारे सोल्जर से सिर्फ वो दोनों तो लड़ाई नहीं कर सकते थे। फिर वहीं अब तक जुन भी अपने साथियों को जेल में ढूंढते हुए जेल के पास पहुंच जाता है, जहां पर असल में वो अपने साथियों से कुछ डायनामाइट के बारे में जानना चाहता था, जिससे एक बार में वो पूरे कोरिया में फैले हुए जापानी सैनिकों को एक बहुत ही बड़ा झटका दे सकते थे। मगर फिलहाल के लिए उसके साथियों ने उसको अभी डायनामाइट के बारे में बताने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि पहले वो जुन से जेल से आज़ाद होने की डिमांड कर रहे थे, मगर जुन के ऐसा करने से पहले ही उसके पास भी काफ़ी सारे सैनिक आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसका मतलब कि फिलहाल के लिए वॉन को छोड़कर टैंग और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया गया था और अब तो टैंग के पास भी वहां पर से बाहर निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब वैसे आपको क्या लगता है कि क्या टैंग और उसके साथी वहां पर से बाहर निकल पाएंगे या फिर उनके ऊपर भी इसी तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे? इवन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी था कि जब चायोक को पता चलेगा कि जिस राक्षस के ऊपर उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी वो उसकी माँ है, तो फिर क्या होगा? माफ करना, वीडियो के इतना बड़ा हो जाने की वजह से मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा, पर क्या मुझे इसके अगले पार्ट को लेकर आना चाहिए? मतलब कि क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है या फिर मैं इसको यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हुए कुछ नया लेकर आऊँ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। हमेशा की तरह अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट करते हैं तो पक्का मैं उन 100 लोगों के लिए भी इसके सेकंड पार्ट को जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। इसीलिए अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।